हेलो तो नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बायोलॉजी का मानव जनन है, मानव जनन से रिलेटेड बातें, और बहुत अच्छे तरह से पढ़ने का कोशिश करेंगे और विश्वास रहेगा कि ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आगे देखते हैं मानव जनन होता क्या है। सबसे पहले बात करें, हेडलाइन डाल देते हैं मानव जनन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मानव जनन पढ़ने वाले हैं। मानव जनन, आपको पता है इस दुनिया में जीव जो है दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसे जीव है जिसको हम लोग अंडज के नाम से जानते हैं। अगर जीव का बात करें तो जीव दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो ऐसा जीव है जो हमारा क्या होते हैं? अंडज होते हैं, जो अंडे देते हैं। दूसरा जीव होता है जिसको हम लोग सजीव परजक, इसे हम अंड परजक के नाम से जानते हैं। सजीव परजक, सजीव परजक, इसी को हम लोग दूसरे भाषा में हम लोग जरायु कह देते हैं, जरायु भी कह देते हैं। तो जो हमारा जीव है, जो जरायु है, जो बच्चे जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं? जरायु कहते हैं। जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले को अंडज यानी अंड परजक के नाम से जानते हैं। ये जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं, आपको पता है मानव इसी श्रेणी में आता है। और आज हम लोग मानव के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मानव में जनन कैसे होते हैं, मानव में जनन कैसे होते हैं। सबसे पहले यदि मानव जनन का बात करें तो इसके कई प्रक्रियाएं हैं। जो जनन अंग लिखने से पहले हम इस प्रक्रिया को समझते हैं। एक यदि बात करें मानव में, अगर मानव में बात करें तो आपको पता है जो मानव होता है, मानव का मेल और फीमेल होता है। मेल अलग और फीमेल अलग होता है, क्योंकि ये एक लिंगी प्राणी है, जिस कारण से मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मेल अंग फीमेल अंग दोनों अलग अलग बॉडी में होते हैं। ये एक लिंगी प्राणी हो गए मानव। और यदि बात करें मेल का जो एक कोशिका होती है, उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। उस कोशिका को शुक्राणु कहते हैं। फीमेल के कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंडाणु के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसी प्रक्रिया में अगर प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले एक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन, युग्मक जनन का मतलब हुआ इसमें युग्मक का निर्माण होता है। यानी युग्मक का निर्माण होने का मतलब शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है दोनों में। ये शुक्राणु का निर्माण जो हमारे मेल होते हैं, मेल में जीवन भर चलते रहता है, जीवन पर्यंत, जीवन भर चलते रहता है, पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल चलते रहता है ये स्पर्म निर्माण। और यदि बात करें अंडाणु का निर्माण महिलाओं में, यानी 45 से लेकर 50 वर्ष, 45 से लेकर 50 वर्ष तक के आयु में ये अंडाणु निर्माण क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं जो स्त्री 50 वर्ष तक की हो जाती है वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती है। संतान उत्पत्ति मैक्सिमम 50 वर्ष तक ही कर पाती है। और कई दफा देखा गया कि 45 वर्ष तक ही, क्योंकि जो स्वस्थ महिलाएं होती है उसका शरीर जब स्वस्थ हो तो वो 50 वर्ष तक संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। और जो पुरुष होते हैं वो जीवन भर शुक्राणु उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बात करें, पहला जो प्रक्रियाएं होती है शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण यानी युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन के बाद आपको पता है, युग्मक जनन के बाद जो हमारा स्पर्म है, ये शुक्राणु है, फीमेल बॉडी में जाएगा, तब अंडाणु के साथ निषेचन होगा। फीमेल बॉडी में जो जाता है उसको हम लोग वीर्य सेचन कहते हैं। वीर्य सेचन कहते हैं। फीमेल बॉडी में जाना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। यानी युग्मक जनन के बाद क्या होगा? वीर्य सेचन। पुरुष के वीर्य महिलाओं के योनि के माध्यम से, गर्भाशय के माध्यम से फॉलोपियन नलिका में एम्पुला भाग में जाकर के निषेचन करेगा। वो आगे हम लोग जानेंगे। उसके बाद यदि तीसरा बात करें, वीर्य सेचन के बाद हमारा क्या होगा? अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निषेचन कह देंगे। निषेचन, जो हमारा फॉलोपियन ट्यूब है उसमें निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद वो युग्मनज का निर्माण करेगा। निषेचन होने के बाद क्या निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज के बाद ये किस निर्माण में जाएगा? भ्रूण के निर्माण में जाएगा। और भ्रूण जो निर्माण होगा इससे पहले एक अवस्था होता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, ये सब बातें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में क्या होता है? जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भ्रूण होता है वो मादा के गर्भाशय में चिपक जाते हैं। और चिपकने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यारोपण कहते हैं। प्रत्यारोपण कहते हैं। अब प्रत्यारोपण होने के बाद विकसित होने लगता है, उसके अंत में क्या होते हैं? प्रसव होते हैं और एक परिपक्व शिशु जन्म लेते हैं। ये सब प्रक्रिया हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर युग्मक जनन का बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु की निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे। शुक्राणु बनता कैसे है और अंडाणु बनता कैसे है। उससे पहले हम लोगों को मेल और फीमेल अंगों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम आपको सिखाने वाले हैं मेल ऑर्गन। यदि बात करें मानव में जनन अंग का, मानव में जनन अंग का बात करें तो मानव में नर जनन अंग अलग होगा और मादा जनन अंग अलग होंगे। यानी हम बात कर रहे हैं किसका? नर जनन अंग का। नर जनन अंग का हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है। इस नर जनन अंग का यदि हम बात करते हैं,
नर जनन अंग को हम लोग 2-3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। 3 पार्ट में हम बांट के पढ़ लेते हैं। अगर बात करें सबसे पहला जो ऑर्गन होते हैं उसको हम लोग प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा बात करें, दूसरा क्या होता है, नलिकाएं होती है। नलिकाएं होती है ना। नलिकाएं तथा सहायक, नलिकाएं तथा सहायक कह सकते हैं, ये सहायता करते हैं। उसके बाद हमारा जो होते हैं, उसके बाद कई ग्रंथियां होती है ना, ग्रंथियां होती है। इसे भी हम लोग सहायक के नाम से ही जानेंगे। इसे भी हम लोग सहायक के नाम से ही जानेंगे। अतः ये दोनों सहायक हुआ और ये क्या हुआ, प्राथमिक हुआ। हम बता रहे प्राथमिक होता कौन है। तो सबसे बात करें पहले यदि प्राथमिक जनन अंग का, तो प्राथमिक जनन अंग में क्या आ जाएंगे, विरिसन आ जाएंगे। प्राथमिक जनन अंग में क्या आ जाएंगे, विरिसन आ जाएंगे, जो शुक्राणु का निर्माण करेंगे। अगर नलिकाएं की बात करें तो आपको पता है जब विरिसन में शुक्राणु का निर्माण होगा तो सबसे पहला जो नलिका होगा, छोटी सी नलिका जिसको हम लोग वाहिकाएं कहते हैं, वाहिकाएं कहते हैं। और दूसरा होगा शुक्रवाहक। दूसरा क्या होगा, शुक्रवाहक होगा। शुक्रवाहक होगा। ये नलिकाएं के अंतर्गत आ जाएगा। ये विरिसन के अंदर होगा, ये विरिसन के बाहर होगा। ये दोनों बात करेंगे। इसके बाद ग्रंथियों के अंतर्गत यदि बात करें तो सबसे पहला बात आ जाएगा शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो ग्रंथि होगा उसको हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं या पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से यानी पुरस्थ ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एक इधर और दो चार, एक 5 अंगों के बारे में मेनली हमको पढ़ना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, विरिसन का। यदि हम विरिसन का बात करें, अगर बात करें हम किसका, विरिसन का, तो विरिसन से पहले आपको नर जनन अंग को पूर्ण रूप से पढ़ना होगा। नर जनन अंगों में पढ़ने के लिए आपको यह जानना होगा, देखिए नर जनन अंग का अगर चित्रात्मक प्रस्तुत हम करना चाहे तो इस प्रकार से हम चित्र भी बना सकते हैं। इस प्रकार से अब चित्रात्मक प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें जो है नामकरण यदि करना चाहे, अगर नामकरण करना चाहे तो ये हमारा जो होते हैं, ये जो हमारा होते हैं, ये एक थैली में होते हैं विरिसन, यानी इसको हम लोग विरिसन के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या हो गया, विरिसन हो गया। विरिसन जिस थैली में होता है उसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। उसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, या इसी को हम लोग विरिसन कोष के नाम से जानते हैं। विरिसन कोष के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या हो गया, विरिसन कोष हो गया। विरिसन और ये हमारा क्या हो गया, विरिसन कोष हो गया। और ये जो हमारा होते हैं ये शुक्रवाहिनी होते हैं। शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक भी कह देते हैं, ये शुक्रवाहिनी होते हैं, ठीक है, वेस डिफरेंस होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होते हैं, यहाँ पर हमारा पुरस्थ ग्रंथि होते हैं। पुरस्थ ग्रंथि होते हैं। और ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये हमारा क्या होते हैं, शुक्राशय ग्रंथि होते हैं। शुक्राशय ग्रंथि होते हैं, ठीक है। इसके साथ यदि आप ये देख रहे हैं ये हमारा मूत्राशय है। मूत्राशय है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लिंग है, यानी इसे हम लोग पेनिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से संरचनाएं होती है। सबसे पहले विरिसन में हम शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को समझने का कोशिश करते हैं। शुक्राणु निर्माण होने के बाद ये वेस डिफरेंस के माध्यम से यहाँ पर मूत्राशय के बगल होके नली के माध्यम से यहाँ पर जो शुक्राशय ग्रंथि से जो फ्लूइड द्रव निकलता है उसके साथ मिल करके, उसके बाद जो पुरस्थ ग्रंथि से द्रव निकलता है उसके साथ मिल करके बाकी ये वीर्य के रूप में बाहर निकलते हैं। पहले इसका नाम इसमें जो बनता है, इसमें क्या निर्माण होता है,
शुक्राणु निर्माण होता है। अब बाद में वे क्या कहलाते हैं, वीर्य कहलाते हैं। इसके साथ कई द्रव रास्ते में मिलते हैं, वो बातें हम करेंगे। अगर बात करें यहां पर एक चित्रात्मक प्रस्तुत भी है, वो आपको नजर तो आएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, चलिए साइड में रहने देते हैं। यही चित्र अभी हम बनाए थे, ये चित्र बनाए थे, तो इसको हम यहां पर रहने देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, विरिसन की संरचना का। विरिसन की संरचना, विरिसन की संरचना, विरिसन कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होती है, कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। यदि बात करें विरिसन की संरचना में, सबसे पहले विरिसन के चित्र बनाने के लिए आप इस प्रकार से ऐसे गोला खींच देंगे, ठीक है। और गोला खींचने के साथ साथ यदि बात करें, एक इस प्रकार से नली ऐसे लगा देंगे, फिर इसी को आगे सीधा कर देना है। इसमें समझने का कोशिश कीजिए, ये जो विरिसन होती है, मानव में यदि विरिसन की बात करें तो विरिसन कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विरिसन कितने होते हैं, एक जोड़ा। विरिसन कितने होते हैं, एक जोड़ा, यानी दो विरिसन होते हैं। विरिसन दो होते हैं, एक जोड़े होते हैं, जो मानव के उदर गुहा के बाहर होते हैं। उदर गुहा के क्या होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं। और ये दोनों जंघाओं के बीच होते हैं, दोनों जंघाओं के बीच होते हैं, जंघाओं के बीच होते हैं। और सबसे मेनली जो बात होती है, शरीर से बाहर रहने का कारण क्या है, क्यों ये शरीर से बाहर रहता है, कारण क्या है, कारण क्या है शरीर से बाहर रहने का। देखिए, अगर बात करें शुक्राणु निर्माण की, अगर बात करें शुक्राणु निर्माण की, तो शुक्राणु निर्माण के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। शुक्राणु निर्माण के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि बात करें टेम्परेचर जब कम रहना चाहिए, तो शरीर का तापमान, आपको पता है शरीर का तापमान जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होती है। शरीर का तापमान कितनी होती है, 37 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए शुक्राणु निर्माण के लिए। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तो ही शुक्राणु निर्माण हो सकता है। यदि टेम्परेचर के समान टेम्परेचर रहे, तो इसका मतलब हुआ कि विरेचन में शुक्राणु की मृत्यु हो जाएगी, शुक्राणु यानी कोशिका का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये शरीर से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। चलिए, ये तो प्रक्रिया समझ गए शरीर से बाहर होने का कारण। अब बात करते हैं विरेचन के अंतर्गत क्या क्या संरचनाएं होती है। सबसे पहले ये जो आप जो संरचना देख रहे हैं, सबसे पहले बात तो ये जिस थैली में होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विरेचन कोष, उसको कहते हैं विरेचन कोष, ठीक है। अगर बात करें विरेचन कोष के अंदर, ये जो विरेचन है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा विरेचन कहलाएगा, ये विरेचन कहलाएगा। अब बात करेंगे विरेचन, विरेचन के अंदर में आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर में लगभग 250 ऐसे पालिकाएं होती है। विरेचन के अंतर्गत 250 ऐसे पालिकाएं होती है, 250 पालिकाएं होती है। इसको हम लोग विरेचन पालिका के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विरेचन पालिका के नाम से जानते हैं, विरेचन पालिका कहते हैं, विरेचन पालिका कहते हैं, है ना। 250 लगभग पालिकाएं होती है, इसको क्या कहते हैं, विरेचन पालिका कहते हैं, ठीक है। ये लगभग कितने होते हैं, 250 होते हैं विरेचन पालिका, 250 विरेचन पालिका होते हैं, ठीक है, विरेचन पालिका। और विरेचन पालिका का यदि बात करें, विरेचन पालिका के अंदर में, एक विरेचन पालिका के अंदर में लगभग 2 से 3 ऐसी नलिकाएं होती है, 2 से 3 नलिकाएं होती है। एक विरेचन पालिका के अंदर में 2 से 3 ऐसी नलिकाएं होती है, ठीक है, ये नलिकाएं होती है, 2 से 3 क्या होते हैं, नलिकाएं होती है। इसको हम लोग विरेचन नलिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विरेचन नलिका हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग विरेचन नलिका कहते हैं, विरेचन नलिका कहते हैं। तो विरेचन पालिका के अंदर में, विरेचन पालिका के अंदर में क्या होते हैं, विरेचन नलिका होते हैं, विरेचन नलिका होते हैं, यानी नस होते हैं, पतले पतले नस होते हैं, विरेचन पालिका के अंदर में होते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग शुक्रजनक, इसे विरेचन नलिका यानी इसको हम लोग शुक्रजनक नलिका के नाम से जानते हैं, शुक्रजनक नलिका भी कह सकते हैं, ये बात करें, शुक्रजनक नलिका भी कह देते हैं। शुक्रजनक नलिका कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा। इसके अंदर विरेचन, सबसे पहले विरेचन में 250 कोष्ठक होते हैं, उस कोष्ठक को विरेचन पालिका कहते हैं। उस विरेचन पालिका के अंदर लगभग 3 या 2 से 3 कह सकते हैं, 2 से 3 क्या होते हैं, शुक्रजनक नलिका यानी विरेचन नलिका होते हैं। विरेचन क्या होते हैं, नलिका होते हैं, जाल टाइप से होते हैं, विरेचन नलिका होते हैं।
इस विरिसन यानी शुक्रजनक नलिका के अंदर में, ध्यान से समझिए बात को, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा शुक्रजनक नलिका है, इस शुक्रजनक नलिका के अंदर में अगर इस नलिका को थोड़ा सा हम जूम करने का कोशिश करें, मान लीजिए ये नलिका है, ये नलिका है, इस नलिका के अंदर में, नलिका के अंदर में लगभग नलिका के अंदर में इस तरह से ऐसे बोलते हैं, नलिका के अंदर में दो प्रकार की, नलिका के अंदर में क्या होते हैं, दो प्रकार की, ठीक है, दो प्रकार की क्या होते हैं, कोशिकाएं पाए जाते हैं। नलिका के अंदर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। नलिका के अंदर में कितने प्रकार की, दो प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। ये दो प्रकार की कोशिकाओं की यदि बात करें तो एक कोशिका का नाम होता है, एक कोशिका का नाम होता है सर्टोली कोशिका। क्या होता है, सर्टोली कोशिका। एक कोशिका का क्या नाम होता है, सर्टोली कोशिका। ध्यान समझिए, जो विरेचन नलिका है, ये जो विरेचन नलिका यानी शुक्रजनक नलिका है, इसके अंदर में दो प्रकार की कोशिका, उस नलिका के अंदर में दो प्रकार की कोशिका, दो प्रकार कोशिका में पहला कौन है, सर्टोली कोशिका, और दूसरा जो कोशिका आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा कोशिका को हम लोग कहते हैं नर जर्म कोशिका। क्या कहते हैं, नर जर्म कोशिका, है ना, सर्टोली कोशिका, और दूसरा कोशिका को क्या कहते हैं, नर जर्म कोशिका। अगर बात करें, फिर समझ लीजिए, ये विरेचन के अंदर 250 कोष्ठक है, उस कोष्ठक को हम लोग विरेचन पालिका कहते हैं, और विरेचन पालिका के अंदर लगभग 2 से 3 नली होते हैं, उस नलिका को हम लोग विरेचन नलिका यानी शुक्रजनक नलिका कहते हैं। शुक्रजनक नलिका के अंदर में शुक्राणु निर्माण होता है। शुक्रजनक नलिका के अंदर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला कोशिका का नाम होता है नर जर्म कोशिका, दूसरा कोशिका का नाम होता है सर्टोली कोशिका। ये नर जर्म कोशिका क्या करता है, ये नर जर्म कोशिका क्या करता है, शुक्राणु निर्माण करता है। ये क्या करता है, शुक्राणु निर्माण करता है। नर जर्म कोशिका क्या करता है, शुक्राणु निर्माण करता है, शुक्राणु निर्माण करता है। ये सर्टोली कोशिका क्या करता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु को पोषण प्रदान कौन करता है, सर्टोली कोशिका करता है, और शुक्राणु निर्माण कौन करता है, नर जर्म कोशिका शुक्राणु निर्माण करता है। इसी नर जर्म कोशिका को दोस्तों हम लोग नर जर्म कोशिका को किस नाम से जानते हैं, आपको कहना होगा शुक्राणुजन के नाम से जानते हैं, शुक्राणुजन के नाम से जानते हैं। इसी नर जर्म कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणुजन यानी स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो हमें लगता है विरेचन के अंदर की प्रक्रियाएं आप समझ चुके हैं शुक्राणु निर्माण की। अब बात करते हैं ये जो हमारे नलिकाएं हैं दोस्तों, इस नलिकाएं के साइड में, नलिकाएं के बाहर जो आपको जगह खाली दिखाई दे रहा है, इस नलिकाएं के बाहर जो आपको जगह खाली दिखाई दे रहा है, इस जगह को, इस खाली जगह को, ये जो खाली जगह है, ये जो उजला उजला हम लिख दिए हैं, इस खाली जगह को किस नाम से जानते हैं, इस खाली जगह को हम लोग जो है, खाली जगह को हम लोग अंतराली अवकाश कहते हैं। इस खाली जगह को क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। इस खाली जगह को क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। इसमें छोटी छोटी वाहिकाएं होती है, इसमें छोटी छोटी क्या होते हैं, अंतराली अवकाश में वाहिकाएं होती है, वाहिकाएं होती है ना। अंतराली अवकाश में छोटी छोटी क्या होती है दोस्तों, वाहिकाएं होती है। और इसमें इसके अंदर क्या होते हैं, कोशिका होते हैं, उसको हम लोग लीडिंग कोशिका कहते हैं, लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जो कोशिकाएं होते हैं उसको हम लोग लीडिंग कोशिका कहते हैं। उसके अंदर जो कोशिका उसको क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा जो, फिर से समझ लीजिए, अगर यदि बात करें शुक्रजनक नलिका के बाहर के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। अंतराली अवकाश में जो कोशिका होती है उसको हम लोग लीडिंग कोशिका, इसी को हम लोग अंतराली कोशिका भी कहते हैं, अंतराली कोशिका भी कहते हैं। लीडिंग कोशिका या क्या कह देते हैं, अंतराली कोशिका कह देते हैं, ठीक है, अंतराली कोशिका कह देते हैं। और यह जो अंतराली कोशिका है, यह अंतराली को लीडिंग कोशिका से, इसी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी एंड्रोजन यानी पुंजन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कामसूत्र के लिए अति आवश्यक होता है, कामुक लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन यानी पुंजन, और जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का एक भाग होता है। इससे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, यानी इससे हम पुंजन हार्मोन भी कह देते हैं। इसका समूह होता है उसको हम लोग एंड्रोजन भी कह देते हैं, एंड्रोजन भी कह देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये विरेचन की टोटल प्रक्रिया हो गई, शुक्राणु निर्माण हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, शुक्राणु निर्माण। अब हम बात करें इसमें जो प्रक्रियाएं अभी विरेचन के अंदर देखें, अभी केवल हम शुक्राणु निर्माण का बात किए, इसके बाद शुक्राणु निर्माण होके
ये जो कुंडलित रचना, ये अधिवृषण है, उसके अंदर ये जमा रहेगा शुक्राणु, ठीक है, ये उसके अंदर क्या रहेगा, जमा रहेगा। तो इसी बात को हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसी बात को थोड़ा सा लिख देते हैं, तो इसके बाद हम अधिवृषण पर चलेंगे। अभी तो विरेचन हो जाएगा, उसके बाद अधिवृषण पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम विरेचन में हमने क्या क्या देखा, अगर बात करें विरेचन में क्या क्या देखा, विरेचन की संरचना, विरेचन की संरचना, अगर बात करें विरेचन की संरचना के, आपको पता है अभी हमने लिखा मानव में दो जोड़ी कोश, एक जोड़ी विरेचन पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी विरेचन पाए जाते हैं। विरेचन नर का प्राथमिक जनन अंग है। विरेचन से शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रत्येक विरेचन 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। अगर बात करें विरेचन शरीर के बाहर दोनों जंघाओं के बीच एक थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है, जिसे विरेचन कोश यानी स्क्रोटम कहते हैं, जिसे विरेचन कोश यानी क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। अगर बात करें विरेचन में शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसलिए विरेचन शरीर के बाहर पाया जाता है। क्लियर है बात, इसलिए विरेचन शरीर के बाहर पाया जाता है। यदि बात करें प्रत्येक विरेचन के अंदर लगभग 250 कोष्ठक होते हैं, जिसे विरेचन पालिका कहते हैं। अगर बात करें प्रत्येक विरेचन पालिका में लगभग 2 से 3 शुक्रजनक नलिका पाए जाते हैं। 2 से 3 शुक्रजनक नलिका पाए जाते हैं। फिर से बात करें, यदि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका को देखें, प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है।
प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। यदि बात करें पहला कोशिका की, यदि बात करें पहला कोशिका की, तो यह होते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, है ना। दूसरा कोशिका की यदि बात करें, यह होती है क्या, नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका, या इसी को हम लोग शुक्रजनक, या इसी को हम लोग स्पर्मेटो, एक शुक्राणुजन, शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया, ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर दोनों का वर्क का बात करें, काम का बात करें, इसका जो कार्य है, इसका कार्य है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। शुक्राणु को पोषण प्रदान करना किसका काम है, सर्टोली कोशिका का। और यदि बात करें नर जर्म कोशिका का, इसका कार्य का बात करें, इसका कार्य क्या है, शुक्राणु निर्माण करना, शुक्राणु निर्माण करना, निर्माण करना, शुक्राणु निर्माण करना। ठीक है, तो ये काम है। तो अब ये क्वेश्चन अब की बार भी पूछा गया था परीक्षा में, तो शुक्राणु निर्माण कौन करता है, तो कहेंगे शुक्राणुजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, यानी नर जर्म कोशिका। शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका। अब फिर से एक बार हम अपना फिगर पर आते हैं। यदि इस फिगर पर बात करें, यहाँ फिगर गौर से देखिए, ये जो शुक्रजनक नलिका है आपस में एक पतली नली बनाती है, सब आपस में मिलती है, सब आपस में मिलती है, सब आपस में मिलती है। इस तरह से सब आपस में क्या होती है, मिल जाती है, एक मोटी नली बना लेती है। अगर ये जो सब आपस में मिल रही है, ये जो सब आपस में मिल रही है पतली पतली, यानी तीनों मिलकर एक नली बनाया। इस एक नली को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक नली को हम लोग विरसन जालिका के नाम से जानते हैं, इसको विरसन जालिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक मोटी नली बना दिया, इसको हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। वाहिका छोटा शब्द होता है, इसीलिए इसको कहेंगे शुक्रवाहिका। इसको क्या कहेंगे, शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका आगे चल के कुंडलित रचना बनाती है, ये शुक्रवाहिका आगे चल के कुंडलित रचना बनाती है, जो विरिसन के आधे भाग पर स्थित होता है, कुंडलित रचना बनाती है। इस कुंडलित रचना को हम लोग अधिविरिसन कहते हैं। ध्यान से समझिए, ये शुक्रवाहिका आगे चल के कुंडलित रचना बनाती है, जिसे हम लोग अधिविरिसन कहते हैं। शुक्रवाहिका यानी ये जो शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका आगे चल के क्या बनाया, शुक्रवाहिका बनाया। शुक्रजनक नलिका आगे चल के शुक्रवाहिका बनाया, और शुक्रवाहिका कुंडलित होकर के क्या बनाया, अधिविरिसन बनाया। अधिविरिसन फिर सीधा होकर के क्या कहलाएगा, इसको हम लोग शुक्रवाहिनी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, यानी शुक्रवाहिनी, यानी शुक्रवाहक के नाम से जानेंगे। शुक्रवाहिका शुक्रवाहक दोनों में, शुक्रवाहक ये पुरुष शब्द है तो ये थोड़ा बड़ा है, शुक्रवाहिका छोटा शब्द है, ये पतली नली है। शुक्रवाहिका विरिसन के अंदर होता है, शुक्रवाहक ये नली होती है, विरिसन के बाहर होती है। ठीक है, ये बातें हम कर रहे थे। अब हम तो अभी अंदर का बात कर रहे थे, तो जब अंदर के बात में शुक्रजनक नलिका का बात की, तो शुक्रजनक नलिका के बाहर की जगह, शुक्रजनक नलिका के बाहर की जगह, अब फिर से पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे जो हमारा शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका की बाहर, शुक्रजनक नलिका के बाहर, शुक्रजनक नलिका के बाहर के जगह को, बाहर के जगह को अंतराली अवकाश कहते हैं। अंतराली अवकाश, अंतराली अवकाश कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। बाहरी जगह क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं। इस अंतराली अवकाश में, अंतराली अवकाश में, इस अंतराली अवकाश में छोटी छोटी वाहिकाएं होती है। छोटी छोटी क्या होती हैं, वाहिनी होती है, वाहिनियां, छोटी छोटी वाहिनियां होती है, जिसके अंदर की कोशिका को अंतराली कोशिका कहते हैं। अंतराली कोशिका यानी इसी को हम लोग लीडिंग
सेल कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं। अगर बात करें लीडिंग सेल का काम क्या है, कार्य का बात करें, इसका कार्य क्या है, तो आपको कहना है पुंजन यानी एंड्रोजन, एंड्रोजन इसी का एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अधिविरिसन तक पहुंचा के। अगर बात करें ये जो हमारा शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका आपस में मिलकर शुक्र वाहिका बनाती है। और यह जो शुक्रवाहिका होती है, शुक्रवाहिका वृषण के बाहर कुंडलित होकर अधिविरिसन बनाते हैं, ठीक है, अधिविरिसन बनाते हैं। पुनः मोटी नली बनाती है, पुनः मोटी नली रूप में शुक्रवाहक कहलाती है ना। और जो निर्मित शुक्राणु हुआ ये अधिविरिसन में जमा रहता है, ये तो अधिविरिसन में जान लेंगे, ठीक है। तो अधिविरिसन में और आगे की और जो अंग होंगे वो सब हम क्या करेंगे, जान लेंगे। अभी हमने जाना ये कुछ मानव जनन की प्रक्रियाएं क्या होगी। उसके बाद हमने नर जनन अंग को बांटे हैं किस तरह से। उसके बाद हमने नर जनन अंग का एक चित्र बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने विरिसन जो प्राथमिक जनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी संरचनाओं के बारे में जाना, उनके बाद ये बातें लिखे जो हमने आपको बताया, उसके बाद पुनः ये बातें लिखे जो हमने आपको बताया। विश्वास है यहाँ तक में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और पूरा विश्वास है कि आप सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो पुनः एक बार देख लीजिए, हमें विश्वास है कि हम सिखा दिए होंगे। बाकी आप खुद से मेहनत कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि बहुत अच्छा लगे हो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।